हेलो वासना ड्रीमर्स। आज तारीख है 31 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज के डेट पे हमारे पास पहला आर्टिकल जो है डिस्कस करने के लिए, कैन कोरोना वायरस स्प्रेड थ्रू एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ एरोसोल्स। यहाँ पर बात क्या की जाती है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो क्या उसके स्नीजिंग के अलावा क्या उसके ब्रीथिंग के थ्रू भी क्या पॉसिबल है क्या। तो अब यहाँ पे रिसर्चर्स ने किया क्या है कि उनके पार्टिकल को डिवाइड किया है, दो पार्टों में डिवाइड किया है। मीन एक स्मॉल पार्टिकल और एक बिग पार्टिकल। तो जो स्मॉल पार्टिकल हैं उनको 5 माइक्रोमीटर के नीचे रखा गया है। मीन अगर कोई पर्सन है और अगर उससे एरोसॉल या उसके अगर कुछ पार्टिकल को अगर वो इमिट करता है, उसकी साइज़ अगर 5 माइक्रोन के अगर नीचे होती है तो ये इसको स्मॉल पार्टिकल में काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर 5 माइक्रोन से लेकर के 500 माइक्रोन तक के पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं, ये बिग बोल रहे हैं। तो अब बात करते हैं राइटर कि कोरोना वायरस के स्प्रेड होने में क्या इन दोनों प्रकार के एरोसॉल का क्या रोल होता है क्या। फिर रिसर्चर्स ने फिर पूरा पूरा रिसर्च किया, पूरा डिज़ाइन किया और पाया क्या कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो ब्रीथिंग करता है, ठीक, तो उसके उसके मुंह से या उसके बोली से या उसकी आवाज़ से या उसकी बातों से मीन स्मॉल पार्टिकल के निकलने की संभावना ज़्यादा होती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड तक वो एयर में ज़िंदा रह सकता है। लेकिन अगर कोई स्नीज करता है या किसी और पर्पज़ से या किसी और वजह से अगर वो पार्टिकल निकलते हैं, मीन बिग पार्टिकल निकलते हैं, तो उनकी संभावना यह है कि वो 1 मिनट तक या 3 मिनट तक या इवन 10-10 मिनट तक एयर पे ज़िंदा रह सकते हैं। अब इस प्रकार के एरोसॉल में कुछ और भी बातें निकल करके आई हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन किसी रूम में है और वहाँ का अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो इवन स्मॉल पार्टिकल भी 3 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं और वो किसी अनदर पर्सन के द्वारा ब्रीथिंग के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ कोरोना वायरस के यूजुअली होता क्या है कि 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी वो तय कर नहीं पाता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर बिग पार्टिकल होते हैं तो वो बहुत कम दूरी तय कर पाता है। लेकिन अगर स्मॉल पार्टिकल की बात करें तो अगर स्मॉल पार्टिकल जब स्नीजिंग के थ्रू निकलते हैं, क्योंकि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो उससे स्मॉल और बिग दोनों तरह के पार्टिकल निकलते हैं। जो बिग पार्टिकल हैं वो तो 1 मीटर की दूरी पर जाकर के ज़मीन पर फर्श पर गिर जाएंगे, ठीक, वो फिर अपनी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग फिर वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो कुछ समय तक हवा में तैरते ही रह जाते हैं, ठीक। तो ऐसे केसेस में भी 1 मिनट से ज़्यादा भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फिर राइडर यहाँ पे एक और बात बोलते हैं, कहते हैं कि वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो उस प्लेस पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन कहाँ पर है। इस पूरे आर्टिकल में बस यही इतना डिस्कस किया गया है कि उसके साइज़ पर इन्होंने बात किया कि अगर किस साइज़ का रहेगा तो वो कितनी दूरी तक जाएगा। यूजुअली 3 मिनट की बात करते हैं कि अगर वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो 1.5 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक वो स्मॉल पार्टिकल भी जिंदा रह सकता है और जो बिग पार्टिकल है वो तो 10 मिनट तक जिंदा रहेगा, इवन एयर में भी, राइट। तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया, जो हो गया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू ब्लॉक द कोरोना वायरस इन्फेक्शन आइडेंटिफाइड। देखिए कोरोना वायरस यूजुअली जो अभी राइट नाउ जो कोरोना वायरस फैला हुआ है वो आरएनए टाइप का है। मीन उसमें प्रोटीन होती हैं जो यूजुअली सेल को होस्ट कर लेती हैं। तो अब इस वाले रिसर्च में ये नीदरलैंड का रिसर्च है। तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों के पास जैसे ही इस पेंडेमिक के बारे में सूचना मिलती है, तो 2002 में एक पेंडेमिक था, कोरोना वायरस का ही था वो भी, बट वो फर्स्ट स्टेज का था। तो उन्होंने क्या किया था कि उसको उसको फ्रीज किया था, मीन उसको मल्टीप्लाई होने से रोक लिया था उस वाले वायरस को, कोविड 19 को। बट वो कोविड 19 नहीं था, ठीक। तो अब 2002 के टाइम का उनके पास एक सैंपल रखा हुआ था जिसके थ्रू उन्होंने किया था कि उस वायरस को किसी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होने से रोक दिया था। तो सिमिलरली उसी एंटीबॉडी का वो इस्तेमाल इस वाले वायरस पर, कोविड 19 पर कर रहे हैं। अभी रिसर्च इन ट्रांजिट वो फेज पर है, मीन अभी इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च करना बाकी है। लेकिन अब राइटर यहाँ पे इसका मेन जिस्ट क्या है, कहते हैं कि हम करेंगे क्या कि बीटा सेल की बम्बार्डमेंट कर देंगे। एक पर्सन होगा, एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा, उसकी बॉडी में हम करेंगे क्या कि एंटीबॉडी जो डेवलप होगी, हम एंटीबॉडी को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो उसकी बॉडी खुद ही खुद एंटीबॉडी डेवलप करने लगती है। तो जब एंटीबॉडी डेवलप होगी उस पर्सन के अंदर, तो हम कई मेथड है हमारे पास जिसके थ्रू हम उस एंटीबॉडी को हम कुछ वक्त के लिए अलग कर सकते हैं।
हमारे पास बहुत से साइंटिफिक मेथड्स हैं, उसमें से राइटर कहते हैं कि एक एक मेथड हमारे पास बीटा सेल टेक्निक, कि अगर हम बीटा सेल की बम्बार्डमेंट अगर हम किसी बॉडी के अंदर कर दें तो हम उसके एंटीबॉडी को कुछ वक्त के लिए हम अलग कर सकते हैं, और उसके फ्रोजन के थ्रू मीन जो मैंने 2002 में जो एंटीबॉडी जो यूज किया हुआ था, कह रहे उसके थ्रू हम इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से बॉडी के अंदर हम रोक सकते हैं। लेकिन अभी भी ये भी एक्सपेरिमेंट अभी हो ही रहा है, तो अभी इसका विशेष आउटकम निकल के नहीं आया है, बस ये केवल एक रिसर्च में, एक थीसिस में एक पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक, ल्यूसेंट जर्नल उसे बोला जाता है। फिर हमारे पास अगला आर्टिकल है, द सर्च फॉर एन एनेबल मॉडल टू स्टडी कोविड-19। अब देखिए यूजुअली होता क्या है कि अगर हम कोई भी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन डेवलप करते हैं, तो हमने सुना है कि हम या तो हम बंदरों पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं या हम चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। लेकिन अब ये इस वाले कोविड-19 वाले केस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि किसी में भी मतलब एक ह्यूमन के सिमिलर इन्फेक्शन फैल रहा हो। कह रहा है ये बहुत कम देखने को मिल रहा है हमें, कहीं पर इन्फेक्शन फैल ही नहीं रहा, कहीं पर बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। लेकिन अब कुछ एनिमल्स को इन्होंने आइडेंटिफाइड किया, इन्होंने जब डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत धीरे धीरे फैल रहा था या ना के बराबर फैल रहा है, मैंने कुत्ते में इन्फेक्शन फैल ही नहीं रहा, ठीक। तो बट इन्होंने फिर सफलता मिली इन्हें तब जब इन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली और मीन कैट एंड फेरेट्स पर जब इन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया तो पाया क्या कि हाँ, ये जो बिल्लियाँ होती हैं ये बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट कर रही हैं इस कोरोना वायरस को। तो अब ह्यूमन से पहले अगर अगर कोई भी ट्रायल करना हुआ तो अभी बिल्लियों पर करके उसके बाद किसी ह्यूमन पर ट्रायल करेंगे किसी भी प्रकार के रिसर्च का, ठीक। तो ये वाला इस वाले आर्टिकल में पूरी बात यही थी। तो इसमें बस स्टेजेस की बात की जाती है कि मैंने पहले स्टेज में कितने एनिमल्स को लिया, फिर दूसरे स्टेज में कितने एनिमल्स को लिया ना। बट यहाँ अगर अगर सैम्पल साइड की बात करें तो यहाँ बिल्लियों की बात करें कि बिल्लियाँ ही हैं जो हम किसी ह्यूमन पे अगर कोई भी ट्रायल करने के पहले हम बिल्लियों पर ट्रायल कर लेंगे, अगर उस पर वो सफल होता है तो फिर ह्यूमन पर भी सफल होगा। ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, वो एक हुआ क्या कि एक पीएचडी स्कॉलर थी, एक लड़की ही थी, बट वो मर जाती है मीन इस कोरोना वायरस की वजह से। तो अब उसकी सेंसिटिवनेस को दिखाने के लिए कि मीन किसी कंट्री का कितना लॉस हुआ है उसके बारे में इस पूरे आर्टिकल को प्रिंट किया गया है। तो अब इसमें प्लाइट ऑफ डॉक्टोरल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, अब इसमें बात क्या करते हैं, कहते हैं कि जो पीएचडी होता है मीन बहुत कम इंस्टीट्यूशन है जो पीएचडी करवाती हैं, पहली बात तो ये। और जो पीएचडी बंदा करता भी है, जो स्टूडेंट करता भी है, तो उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम से होकर के गुजरना पड़ता है। वेरियस एग्ज़ाम होते हैं कि अगर कोई इंजीनियरिंग का पर्सन है तो वो फिर गेट क्वालिफाई करेगा, सीएसआर क्वालिफाई करेगा, लाइक नेट होगा, जेआरएफ होगा। तो अलॉट ऑफ एग्ज़ाम्स की बहुत से एग्ज़ाम्स के यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं कि बहुत से एग्ज़ाम है जिसको एक पर्सन क्वालिफाई करने के बाद ही वो, एक एस्पायर भी एक एग्ज़ाम है, पीएमआरएफ भी एक एग्ज़ाम है, तो वो फेलोशिप को गेन करता है। राइटर कहते हैं कि पहले 2 साल उसे 31,000 रुपये मिलते हैं, फिर बाकी के रिमेनिंग 3 साल उसे 35,000 रुपये मिलते हैं। अब इस 31,000 और 35,000 रुपये उसे 5 ईयर तक तो दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो थीसिस नहीं सबमिट कर पाता है तो 5 साल के बाद भी ये समहाउ जारी रह सकता है। मीन जो भी उसके पहले अर्लियर हो, इवन सम टाइम होता है कि 5 साल में उसे रोक भी दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं। बट यूजुअल फिनोमेना यही है कि 5 साल के लिए उसे फेलोशिप मिलती है। अब यहाँ पर पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित हुई है और उसे इग्नोर किया जा रहा है तो वो है अपनी रिसर्च, क्योंकि रिसर्चर 3,000 साढ़े 3,000 स्टूडेंट होते हैं जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं। कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ को काउंट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये उन इंस्टीट्यूशन को काउंट कर रहे हैं कि जो टॉप 10 में आती हैं। तो टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में बात करें तो बोले हैं कि केवल 3,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। अब उन 3,000 स्टूडेंट में भी 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी थीसिस या तो सबमिट कर दी है या अबाउट टू सबमिट करने वाले थे। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि अगर कोई पर्सन पीएचडी करता है तो वो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए चाहता है, और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप पे होता क्या है कि सीएसआर के थ्रू मेन पेमेंट वगैरह हो रहे होते हैं, लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से हर जगह पे फंड की कमी हो गई है। तो फंड की कमी होने से हुआ क्या कि जो लेबोरेटरीज होती हैं वो फाइनेंस करने से बच रही हैं, ठीक, या तो वो किसी भी नए स्टूडेंट को लेने से भी बच रही हैं। तो ऐसे समय में जिसका थीसिस कंप्लीट हो गया है, जिसका पीएचडी कंप्लीट हो गया है, जिसका पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो बेसिकली अब वो साइंटिफिक पोजीशन के लिए जाने वाली थी, बट वो अभी राइट नाउ हो नहीं पा रहा। अब राइटर कहते हैं इसका सलूशन क्या हो सकता है कि हमारा रिसर्च प्रभावित ना हो, क्योंकि
क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन नहीं होते हैं जो रिसर्च कर, क्योंकि हो सकता है कि कोई नया आउटकम या कोई नई नई डिस्कवरी ह्यूमैनिटी का इंतजार कर रही हो, कौन किस स्टेज पर था हमें नहीं पता होता है। लेकिन एक रिसर्चर का लॉस होना कह रहे हैं एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि पूरी पूरी ह्यूमैनिटी का डायरेक्शन भी बदल सकता है केवल एक रिसर्च या केवल एक थीसिस से। ठीक। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं क्या, वो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, तो कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि 200 करोड़ रुपीस इसके लिए भी कंट्रीब्यूट करें। कह रहे हैं कि और सब जगह पर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए तो हर जगह तो पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन इस रिसर्च को रिवाइव करने के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि रिसर्च को भी रिवाइव करने के लिए पैसे दिए जाने चाहिए। एक अमाउंट बताते हैं, कहते हैं अगर हमें 200 करोड़ रुपये भी अगर खर्च कर देते हैं तो कुछ वक्त के लिए मीन इधर इस वर्ष के लिए काफ़ी हद तक फेलोशिप में राहत मिल सकती है। ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है अ फ्यू इन्फेक्टेड पीपल अकाउंट फॉर अ लॉन्गर वायरस स्प्रेड। ये वाला आर्टिकल। अब यहाँ पर केस वेरी सिमिलर है कि यूजुअली बोला क्या जाता है कि अगर एक पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गया तो अब उसके कॉन्टैक्ट में जो भी आएगा वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये वाला रिसर्च उसी पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कह रहा है कि अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड हो गया तो उससे भी अनदर पर्सन इन्फेक्टेड हो जाए, कह रहे हैं इस बात के भी चांसेस कम है। कहते हैं कि अगर वेरियस रिसर्चर्स मीन जितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं तो उसमें सुपर स्प्रेडर की बात की जा रही है। कह रहे हैं एक पर्सन इन्फेक्टेड हो जा रहा है लेकिन वो किसी और को भी स्प्रेड कर रहा हो उतनी ही तेज़ी से जितना तेज़ी से सुपर स्प्रेड करता है। कह रहे हैं इस बात के चांसेस देखने को बहुत कम मिले हैं। अब ये कोई भी बात हवा में तो की नहीं जा सकती, तो इन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया। तो इन्होंने बताया क्या, कह रहे हैं कि जब हमने हांगकांग में रिसर्च किया तो 20% सुपर स्प्रेडर थे जिन्होंने 80% लोगों को इस मीन वायरस से इन्फेक्ट किया। मीन अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे अगर ये वायरस इन्फेक्शन अगर फैल रहा होता तो सभी को सुपर स्प्रेडर की संज्ञा दी जानी चाहिए थी। लेकिन अगर केवल 20% लोगों ने 80% लोगों को इन्फेक्ट किया, इसका मतलब कि सुपर स्प्रेडर कुछ कम ही लोग हैं जो ज़्यादा लोग को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये वाला केस इजराइल वाले केस में और भी ज़्यादा इस क्रिस्टल क्लियर हमें देखने को मिल जाता है कि जहाँ पर सुपर स्प्रेडर की संख्या 10% है। मीन 10% लोगों ने 90% लोगों को इन्फेक्ट किया। मीन ये भी तो एक तरह से हमारे उस वाले कंसेप्शन के विरोध में ही बात करता है ना कि एक पर्सन इन्फेक्टेड हो गया तो वही दूसरे को इन्फेक्ट करेगा। कह रहे हैं ऐसा नहीं है। फिर इसराइल के केस में कहते क्या है कि 70% केसेस हमें ऐसे देखने को मिले हैं जो अमेरिका से आने वाले इजरायली हैं, केवल उनको इन्फेक्शन हुआ है। तो डिफरेंट वेरियस पोजीशन पर फिर साउथ कोरिया की बात करेंगे, फिर जापान की भी बात करेंगे। कह रहे जापान में तो ज़्यादा फैला भी नहीं, कह रहे जो भी फैला कह रहे वो सुपर स्प्रेडर के थ्रू ही फैला था कि चर्च में 150 लोग एक साथ प्रार्थना करने जाते हैं तो उसमें 150 मिनट तक की प्रार्थना मतलब 1.5 घंटे की 90 मिनट की प्रार्थना में कह रहे वो एक सुपर स्प्रेडर इतने लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। इवन जापान में हुआ, साउथ कोरिया में, कह रहे वहाँ पर इसी प्रकार से जो पब्लिक गैदरिंग होती है कह रहे वहाँ पर सुपर स्प्रेड ने ऐसा काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला रिसर्च यही बताता है कि कुछ कम ही लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया हुआ है। यह इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये लोकस्ट अटैक के रिगार्डिंग है। अब लोकस्ट अटैक होता क्या कि उनकी जो स्पीड होती है 1 घंटे में 12 से 13 किलोमीटर की वो दूरी तय कर लेते हैं और कुछ मिनटों में ही अगर बात की जाए तो ये 2000 से 2500 मीन ह्यूमन के बराबर का खाना ये खा सकते हैं। जब इन लोकस्ट का जब पूरा पूरा क्राउड एक किसी फसल से गुजरता है तो 2-2,500 आदमी जितना मतलब खाएंगे एक दिन में, तो ये मिनट में चट कर जाते हैं। अब ये लोकस्ट अटैक होता क्यों है, तो आर्टिकल में बताया क्या जाता है कि सबसे पहले कि लोकस्ट हमें पता कैसे चलता है कि लोकस्ट फॉर्म का अटैक कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका। तो ये 1926 के टाइम में हमने इसे रिकग्नाइज़ किया सबसे पहले, जिस वक्त इंडिया में क्या था कि ब्रिटिशर्स का रूल था। तो लोकस्ट वॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाती है कराची में, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया था। तो अनडिवाइडेड इंडिया में कराची में लोकस्ट वॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। लेकिन आज़ादी के बाद से क्या होता है कि इंडिया में ये जोधपुर में इस लोकस्ट वॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाती है, जो कि राजस्थान में है। तो अब राजस्थान में लोकस्ट वॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इसी पर नज़र रखता है कि लोकस्ट वॉर्म का अटैक कब होना है या कैसे होना है, और उसकी मदद कौन करता है, FAO। ठीक है, चलिए तो फिर आगे देखते हैं कि अब ये लोकस्ट वॉर्म अटैक होता क्यों है और इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया क्या। हमने ये देख लिया कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन इस पर नज़र रखता है। अब वो होता ही क्यों है, ये लोकस्ट बॉम्ब अटैक हमारी तरफ आता ही क्यों है। ये यूजुअली होता क्या है कि अफगानिस्तान, ईरान के साइड में
इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। मीन ये अफ्रीकन टाइप के मीन ये होते हैं, मीन होते हैं, कीट होते हैं, ये वहाँ से चलते हैं और लोकस्ट वॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इस पर पूरी तरह से नज़र रखता है। अब जब ये इस साइड आते हैं, जब हमारे ये पाकिस्तान और इंडिया के साइड आते हैं, तो इसे काउंटर करने के लिए एक प्रकार के पेस्टिसाइड को स्प्रेड किया जाता है। अनडिवाइडेड इंडिया के बाद से डिवाइडेड इंडिया में ये जो हमारे पास लोकस्ट वॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कंसेंसस डेवलप होता है कि जब ये लोकस्ट वॉर्म अटैक जब इंडिया पर होगा तो हम क्या करेंगे कि स्प्रेड करेंगे, क्या पेस्टिसाइड को स्प्रेड करेंगे। अब लोकस्ट वॉर्म अटैक के कॉजेज़ के बारे में 2-3 बातें हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यूबल फीडबैक है वो है मानसून का, कि इंडिया में इंडियन डाइपोल मूवमेंट डेवलप होता है। अब इंडियन डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड के टेम्परेचर डिफरेंस को ही बोला जाता है इंडियन डाइपोल मूवमेंट। अब इंडियन डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वेस्टर्न साइड ज़्यादा टेम्परेचर पे है और ईस्टर्न साइड कम टेम्परेचर पर है, मीन हमारा जो वेस्टर्न वाला वो ओशियन है अगर वो ज़्यादा गर्म होता है और ईस्टर्न वाला ओशियन अगर कम गर्म होता है, तो इसे बोला जाएगा कि ये पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट है। तो जब ये लोकस्ट वॉर्म का अटैक होता है, ये पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का ही कारण होता है। और इसी को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के पाकिस्तान वाले रीजन में हम पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं। लेकिन इस कोविड-19 की वजह से, इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की वजह से पेस्टिसाइड्स का एक जगह से दूसरी जगह पर मीन हम उसे पहुंचा भी नहीं पाए, और लेबर ना होने की वजह से, इस पर ज़्यादा ध्यान न होने की वजह से पाकिस्तान ने इस पेस्टिसाइड को स्प्रेड नहीं किया, अपने यहाँ पर छिड़काव नहीं किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि पाकिस्तान से जो लगे हुए क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो उस वाले रीजन है, कह रहे वहाँ से ये लोकस्ट वॉर्म का अटैक सीधा अब इंडिया के अंदर घुसता चला आ रहा है। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक इसकी पूरी खबर आ चुकी है। अब आईएमडी वालों का कहना क्या है कि अब क्योंकि ये मानसून की वजह से लोकस्ट वॉर्म का अटैक हुआ है, इंडियन डाइपोल मूवमेंट इज अ कॉज ऑफ अ लोकस्ट वॉर्म अटैक। अब लोकस्ट वॉर्म अटैक आया तो है, लेकिन अभी 2 वर्षों तक जिंदा रहना है इसको। कह रहे आने वाले समय में, कह रहे एक तरफ से तो कोविड-19 ने हमारे एक क्राइसिस को डेवलप किया है, और दूसरी क्राइसिस इसने डेवलप किया, और तीसरी क्राइसिस कहाँ से डेवलप हुई है, वो अम्फान साइक्लोन से। ठीक, तो अब यहाँ स्ट्रेटजी की बात करते हैं। कहते हैं कि हमें एक पेस्टिसाइड का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और उसका प्रॉपर तरीके से छिड़काव करना चाहिए। पाकिस्तान ने जो काम नहीं किया वो इंडिया को करना चाहिए, जिससे होगा क्या कि हमारे जो फार्मर्स होंगे, कह रहे हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो आज के डेट पे हमारे पास साइंस एटेक में जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे, हमने सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।